हेलो दोस्तों, जीके सर्च इंजन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा हिंदी साहित्य सर्जन के लिए दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा हिंदी साहित्य सर्जन के लिए वार्षिक पुरस्कार के रूप में कैलाश मनहर को सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा हिंदी साहित्य सर्जन के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई है जिसमें कैलाश मनहर को ये पुरस्कार दिया जाएगा हिंदी साहित्य सर्जन के लिए। आपको बता दें कि कैलाश मनहर को प्रतिष्ठित नंदलाल महर्षि हिंदी साहित्य सर्जन पुरस्कार इस साल दिया जाएगा। मनोहरपुर के प्रतिष्ठित साहित्यकार कैलाश मनहर को हर्फ दर हर्फ इनकी जो रचना है, जो चर्चित पुस्तक है, उनके लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो श्री डूंगरगढ़ में आयोजन भव्य समारोह में इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा और इसको पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपये नगद राशि के साथ सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाएगा। तो वार्षिक पुरस्कार है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ की ओर से हिंदी साहित्य सर्जन के लिए कैलाश मनहर को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहले मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स डालने वाला था लेकिन कुछ मिस कर रहा था पूरे दिन। जैसे कंटिन्यूटी बनी रहती है, मेरे को भी आदत पड़ी रही है कि डेली करंट अफेयर्स का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कुछ मिस होने के कारण आपको डेली करंट अफेयर्स है वो मिलेंगे। तो राजस्थान राज्य वन विकास निगम गठित किए जाने की घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है। तो राजस्थान राज्य वन विकास निगम गठित किए जाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 3 माह में राजस्थान राज्य वन विकास निगम गठित किए जाने की घोषणा है वो की गई है। मुख्यमंत्री आवास पर वन विभाग की समीक्षा बैठक है वो आयोजित हुई थी जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय शुरू हुई सामाजिक वानिकी योजना को जीवंत किया जाए, फिर से चलाया जाए और राजस्थान राज्य वन विकास निगम का गठन है वो 3 माह में किए जाने के निर्देश है वो जारी किए हैं। 3 माह में नई वन नीति भी तैयार की जाएगी और स्थानीय स्तर पर लोगों को नर्सरी तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विलायती बबूल जूली फ्लोरा को हटाकर उसके स्थान पर स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाने के कार्य को भी प्रगतिशील तरीके से किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार की ओर से ये योजना है वो चलाई जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर एयर ऑफिसर कमांडिंग एओसी का कार्यभार किसने ग्रहण किया है। तो जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर एयर ऑफिस कमांडिंग एओसी का कार्यभार ग्रहण किया है प्रज्वल सिंह ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रज्वल सिंह। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एयर कमांडर जो है प्रज्वल सिंह, उनके ओर से आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर एयर ऑफिसर कमांडिंग एओसी का कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर इन्होंने अपना पदभार है वो ग्रहण किया है। हैंडलिंग एंड टेकिंग ओवर के दौरान इन्होंने एओसी जो फिलिप थॉमस है इनके स्थान पर इनकी नियुक्ति है वो की गई है एओसी के रूप में जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर। इससे पहले ये चेन्नई में स्थित ताम्बरम जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर ये तैनात थे। वायुसेना मेडल से ये सम्मानित भी हुए हैं। 1992 में भारतीय वायुसेना में पायलट के तौर पर दाखिल हुए थे। वे वर्ष 2010 में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के कमांडिंग ऑफिसर भी रहे हैं प्रज्वल सिंह, और उनके नेतृत्व में सूर्य किरण टीम ने कई नए मैनुअर अपने डेमोन्स्ट्रेशन में वो शामिल किए गए थे। तो थॉमस का स्थानांतरण बेंगलुरु में हुआ है, उनके स्थान पर प्रज्वल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रीको के कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों के शिलान्यास एवं लोकार्पण का शुभारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रीको के कुल 23 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीको के 17 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास और 6 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण किया गया था। इससे आपको बता दें कि प्रदेश में 4,2200 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के सभी उपखंड स्तर पर रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की भी घोषणा की गई है, जहां अधिक से अधिक निवेश है वो आया जा सके। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदेश में उद्यमियों की सुविधा हेतु निवेश की राह आसान करने के लिए नया एमएसएमई एक्ट भी लाया गया है, जिसमें 3 साल तक उद्यमियों को किसी भी प्रकार की स्वीकृति के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। साल 2019-20 में रीको की ओर से 1200 से अधिक भूखंडों की बिक्री से 1400 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया था। तो ये भी आंकड़े जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब लागू हुई थी? तो राजस्थान में महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना है वो 27 नवंबर 2019 को लागू हुई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष के आधार पर महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 27 नवंबर 2019 से की गई थी। डेट इंपॉर्टेंट है। योजना कब लागू हुई थी? महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले से एक गांव का चयन कर गांधीवादी मूल्यों के अनुसार उस गांव का विकास किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों में एक महात्मा गांधी आदर्श ग्राम चुनकर 5 साल तक यहाँ विकास के कार्य है वो इसके लिए किए जाएंगे। इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से तैयारियां भी शुरू की गई थी। अगले 5 वर्ष तक जो गांव का चयन किया जाएगा उसमें 17 सूत्री कार्य योजना है वो तैयार की जाएगी। तो महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन करने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड को गठन किए जाने की घोषणा की है डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने घोषणा की है जो संस्कृत के लिए वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति का इसके लिए गठन किया गया है और इस समिति के संयोजक के रूप में डॉक्टर अनुला मौर्य को नियुक्त किया गया है। इसका कार्यकाल अब 6 महीने के लिए रहेगा। शासन सचिवालय जयपुर में इसका रहेगा। राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में देववाणी ऐप की शुरुआत भी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? तो राजस्थान सरकार द्वारा जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ 13 सितंबर 2019 को किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा जन सूचना पोर्टल का उद्घाटन 13 सितंबर 2019 को किया था। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था, जहां सरकार द्वारा लागू की गई सभी योजनाओं की जानकारी एक ही पोर्टल पर एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए जन सूचना पोर्टल है वो लागू किया गया था। इसको समय समय पर अपडेट भी किया जाएगा। तो जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित इंदिरा महिला शक्ति निधि के अंतर्गत कितना बजट रखा गया है? तो महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया है और इसके लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से 1000 करोड़ रुपए की राशि से इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना करने की घोषणा है वो बजट में की गई थी। इस कोष की सहायता से इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना, फ्री बेसिक कंप्यूटर कोर्स ट्रेनिंग स्कीम, शिक्षा सेतु योजना भी संचालित की जाएगी। राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जयपुर के मानसरोवर में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र भी बनाया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की स्थापना है वो जयपुर में की जा रही है। इंदिरा महिला शक्ति निधि के लिए जो बजट रखा गया है वो 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। देश का पहला ऐसा केंद्र होगा इंदिरा महिला शक्ति केंद्र जहाँ महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुविधा है वो महिलाओं के लिए उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा दूसरे विश्व कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए पहली बार ब्रांड और लोगो कस्तूरी कपास लॉन्च किया गया था? तो कस्तूरी कपास लॉन्च किया था
स्मृति ईरानी ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो कपड़ा मंत्री है स्मृति ईरानी, उनके द्वारा जो कस्तूरी कपास नामक है वो लोगो और ब्रांड लॉन्च किया गया था भारतीय कपास के लिए। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे विश्व कपास दिवस के अवसर पर 7 अक्टूबर को पहली बार भारतीय कपास के लिए ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया था। भारत के प्रीमियम कपास को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने हेतु कस्तूरी कपास के रूप में ये लोगो जारी किया गया है। जो आपको बता दें कि कस्तूरी कपास ब्रांड सफ़ेदी, चमक, कोमलता, शुद्धता, चमक, विशिष्टता एवं भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। साल 2019 के बाद 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा अवसर है 2020 में जब विश्व कपास दिवस मनाया गया है। इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मनाए जाने के रूप में उद्देश्य के रूप में आपको बता दें कि कपास के फायदों के बारे में इसके जानकारी के लिए और जागरूकता के लिए मनाया जाता है। भारत में आपको बता दें कि प्रति वर्ष 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन होता है, जो विश्व के कपास का लगभग 23% है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो साल 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है लुईस ग्लुक को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है लुईस ग्लुक और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए मिलेगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लुक को दिया जाएगा। स्वीडिश एकेडमी की ओर से इसकी घोषणा की गई है। उनके बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है, जो खूबसूरती के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को भी सार्वभौमिक बनाता है। उनकी कविताएं बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता और भाई बहनों के साथ घनिष्ठ संबंधों पर केंद्रित रही है। 2006 में आया उनका एक काव्य संग्रह जो एवेनो उनके शानदार संग्रह में से एक है। लुईस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर है और उनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था। तो अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लुक को इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। साल 2019 की बात की जाए तो साल 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई मूल के लेखक पीटर हैंड को दिया गया था। और 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार 57 साल की जो लेखिका है पोलिस जो टोकारजुक है उनको, जो पोलिस लेखक है टोकारजुक, उनको दिया गया था। स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में हर साल 10 दिसंबर को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन कब हुआ है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है और इनका निधन आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हुआ है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो माफ़ करना, 8 अक्टूबर को केंद्रीय रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री है जिनका 8 अक्टूबर को निधन हो गया है। 9 बार ये लोकसभा सांसद और 2 बार ये राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को खगड़िया बिहार में हुआ था। 8 अक्टूबर को हाल ही में लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हुआ है। इनका हृदय की सर्जरी हुई थी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, आपको बता दें कि रामविलास पासवान है वो मोदी कैबिनेट में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के पद पर कार्यरत थे। 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व करते थे। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।